अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास का साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना था। इसका आगे से क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि हम करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। और अगर आपने इसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम उसको रिव्यू करें तो उसमें हमें इस तरह की इक्वेशन दी जाती थी, और हम क्या करते थे, उनको सॉल्व करके सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से वही तरीका अगर आपको आता है तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम का बायस नहीं बनेगा। इसमें आपने सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर फाइनली हमारे पास जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी उसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको अगर याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस दी हों, यानी कि ओवर में टर्म्स देती हों, जैसे कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स है जो कि ओवर में आपस में डिवाइड हो रही हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, माइनस इक्वल के उस तरफ 1 आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते हैं। यानी कि जब इसकी फ्रैक्शन खत्म होगी तो फिर ही वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी कि डिनोमिनेटर जिसमें ओवर के नीचे वाली टर्म्स को कैंसिल करना है, जिसमें एक x-6 है और एक हमारे पास क्या आ रही है x-5, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म के साथ सब टर्म्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे डिनोमिनेटर यानी ओवर के नीचे वाली टर्म्स जो होती हैं हर टर्म की वो क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, कट जाती हैं। ठीक है, तो उसका बड़ा मैंने आसान तरीका आपको बताया था कि ओवर के नीचे जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको इकट्ठा करके सबके साथ अलग अलग आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हमारे पास ओवर के नीचे पहले क्या आ रहा है x-6, और इसी तरह ओवर के नीचे क्या आ रहा है x-5। इन दोनों को इकट्ठा करना है और इसके साथ भी और 1 के साथ भी अलग अलग तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हर टर्म को अलग मल्टीप्लाई बाय, पहले क्या है x-6 और सेकेंडली हमारे पास क्या है x-5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम जो डिनोमिनेटर है इसके उनको इकट्ठा करके हर तरफ अलग अलग दोनों साइड्स पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा कि इन दोनों फ्रैक्शंस के जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास जो पहली टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले x-6 x-5 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसका जो पहली फ्रैक्शन है वो है 3/x-6। इसी तरह आगे साइन क्या आ रही है, माइनस। फिर इसी तरह इसको आप इसकी दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो है x-6 x-5 मल्टीप्लाई बाय 4/x-5। सेकेंड फ्रैक्शन भी आपकी मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ। इसी तरह ये 1 भी मल्टीप्लाई हो जाए इनके साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय x-6 और एंड x-5। हर टर्म को अलग आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि x-6 से कैंसिल आउट हो गया। जो आपका जिस मकसद के तहत आपने इनको मल्टीप्लाई किया था उसका जो वेरी फर्स्ट जो स्टेप था वो पूरा हो गया, यानी कि मकसद यही था कि डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए। इसी तरह सेकेंडली x-5 से कैंसिल आउट हो गया, तो दोनों डिनोमिनेटर जो आप कैंसिल आउट करना चाहते थे वो कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, फाइनली जो वैल्यूज बची हैं, जैसे कि x-5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, यानी ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x-5। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्टेप का इजाफा करें, उसमें यह कि आप पहले राइट डाउन कर लें, उनको लिख लें, उसके बाद अगले स्टेप में उनको मल्टीप्लाई करें। आगे साइन क्या आ रही है, माइनस। इसी तरह 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x-6 से, 4 मल्टीप्लाई बाय x-6। इसी तरह इक्वल के उस तरफ x-6 और x-5 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वही आ जाएंगे। आपको पता 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज़ वैसी की वैसी आ जाती है। तो इसमें आ जाएगा x-6 मल्टीप्लाई बाय x-5 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह आप अगर इधर देखें तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x-5 से। 3 को पहले x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। इसी तरह माइनस वैसे ही आ जाएगा। 3 को 5 से करेंगे, 5 3 क्या आ गया
15। इसी तरह -4 भी x -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। -4 को पहले x से करेंगे तो माइनस प्लस -4 पहले x से होगा, क्या आ जाएगा 4x। इसी तरह पहले साइंस को देखें, -6 से होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 6 24। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं इक्वल के उस तरफ। ये भी दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार जो कि 1.1 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में और बीच में काफ़ी क्वेश्चंस के साथ साथ ये तरीकाकार मैंने आपको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उसमें यही है कि आप जब भी दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो लेफ्ट साइड वाला लीनियर फैक्टर उसका पहला एलिमेंट इन दोनों अगले लीनियर फैक्टर पूरे के पूरे लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि x इस लीनियर फैक्टर का लेफ्ट वाला उसका जो पहला एलिमेंट x है वो मल्टीप्लाई होगा x -5 से। इसी तरह लेफ्ट वाले लीनियर फैक्टर का जो सेकंड एलिमेंट है जैसे -6 है वो भी पूरे के पूरे लीनियर फैक्टर जो कि सेकंड लिखा हुआ है दूसरी तरफ उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x मल्टीप्लाई बाय x -5। इसी तरह -6 मल्टीप्लाई बाय x -5। ठीक है, ये आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यानी कि इसमें हमारी जो x वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जो विदाउट टर्म x वाली कांस्टेंट टर्म उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 3x क्या आ गया -4x और इसी तरह -15 प्लस 24। x वाली इकट्ठी हो गई और बगैर x वाली इकट्ठी हो गई इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, उनको करते हैं। x मल्टीप्लाई हो रहा है x -5 से, तो x को पहले x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 2 x स्क्वायर आ गया। इसी तरह x -5 से होगा तो -5x से होगा तो क्या आ जाएगा 5x। इसी तरह -6 अब x -5 से होगा, -6 पहले x से होगा तो क्या आ जाएगा -6x और इसी तरह -6 -5 से होगा माइनस प्लस 6 5 क्या आ गया 30। ठीक है, नेक्स्ट हम x वाली इसकी टर्म सॉल्व कर लेते हैं। -4x में से 3x निकाला तो क्या आ जाता है। अब आपको पता है कि x वाली हमारे पास दो टर्म्स हैं आपस में, एक की प्लस साइन है। अब 3x के शुरू में कोई साइन है तो प्लस होती है। जब दो डिफरेंट साइंस की वैल्यूज आ जाएं उनको हम करते तो माइनस है लेकिन आंसर के साथ वो साइन लगती है जो उन दोनों में से क्या होती है बड़ी होती है। तो -4x और एक तरफ +3x है, शुरू में कोई साइन नहीं तो अंडरस्टूड बात है प्लस की होती है। तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो सारी बात है एक सिंगल x बचेगा, लेकिन चूंकि -4 बड़ा तो -x आ जाएगा। इसी तरह 24 +24 और -15 है, इनमें से दो डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस आ गई हैं तो सारी सी बात है करना इनको माइनस है लेकिन आंसर के साथ वो साइन लगती है जो उनमें से बड़ी होती है। तो आप 25 में से अगर 15 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, लेकिन इसके साथ प्लस लगेगा या माइनस, जाहिर सी बात है 24 बड़ा है तो उसके साथ प्लस है तो प्लस ही इसके साथ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इस तरफ आ जाते हैं एक्स स्क्वायर। ये दो x वाली टर्म्स है हमारे पास, ये भी सॉल्व हो रही हैं तो ये दोनों माइनस की हैं। जाहिर सी बात है जब दोनों माइनस की होंगी करना उनको प्लस है लेकिन हमारे पास जो फाइनली इनको प्लस करने के बाद जो फाइनली वैल्यू आएगी उसके साथ माइनस ही लगना है। यानी कि ये दो माइनस की साइन माइनस लगेगी, 6 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11x + 30। फाइनली ये हमारे पास एक इक्वेशन बची है। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है वो जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बार बार उसको एक्सप्लेन किया, बार बार मैंने उसको आपकी याद दहानी करवाई कि बेसिकली उस अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, फिर x वाली टर्म लिखते हैं और सबसे आखिर में हम जो बगैर x वाली यानी जिसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सारी सी बात है इसको हम क्या करेंगे जो उसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की उसके मुताबिक उसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जाहिर सी बात है x स्क्वायर वाली टर्म आती है। तो इधर देखें तो x स्क्वायर वाली टर्म किधर है इक्वल के उस तरफ मौजूद है। तो आप ऐसा करें कि ये दोनों टर्म्स ना जो एक x वाली है और जो +9 है इनको इक्वल के उस तरफ ले जाएं। ठीक है, जो जहां x स्क्वायर वाली टर्म होगी ना वो साइड की टर्म्स अपनी जगह पे रहेंगी, जहां x स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं होंगी वो अपनी जगह चेंज करेंगी। जैसे कि x स्क्वायर वाली टर्म इक्वल के उस तरफ है। ठीक है, तो आप ये सारी टर्म्स एज इट इज वैसे के वैसे रहने दें, लेकिन इस तरफ x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है तो ये दोनों टर्म्स इक्वल के उस तरफ ले जाएं। जब ये दोनों टर्म्स इक्वल के उस तरफ चले जाएंगी तो जाहिर सी बात है इधर क्या बचेगा 0 = सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है -11x है और -x इक्वल के इस तरफ आया तो किस में कन्वर्ट हो गया +x में। ठीक है,
पहले एक्स स्क्वायर वाली मैंने इकट्ठी कर ली, उसके बाद एक्स वाली इकट्ठी कर ली, और इन द एंड हमारे पास कांस्टेंट प्लस 30 इधर मौजूद है, ठीक है, प्लस 30 लिख लिया, और जो प्लस 9 है वो इक्वल के इस तरफ आके किस में कन्वर्ट हो गया, -9 में, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, एक्स स्क्वायर -11x है और एक तरफ प्लस x है, यानी कि 11x में से x माइनस होना है। जब टू डिफरेंट साइंस की वैल्यूज आ जाए तो वो आपस में होती तो माइनस है, लेकिन आंसर के साथ वो साइन लगती है जो उन दोनों में से बड़ी होती है। -11x में से x माइनस किया तो आपको पता है क्या आता है, एक x माइनस हो गया तो 10x बच गया। अब 10x के साथ कौन सी साइन लगेगी, माइनस की लगेगी या प्लस की, जाहिर सी बात है 11 बढ़ा तो 11 के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस इसके साथ लगेगा। इसी तरह 30 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 21 प्लस 21, क्योंकि प्लस 30 पड़ा था। जो पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 के। 0 चाहे आप इक्वल के लेफ्ट पे इसको 0 को इक्वल रख लें, या इक्वल के राइट पे, यानी कि उसको इक्वल इस इक्वेशन के राइट पे लिख लें, 0 की इक्वल रख लें, या लेफ्ट पे इक्वल रख लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वल किस तरफ लिखेंगे हम, इक्वल टू किसके आ जाएगी, ये 0। ये हमारे पास फाइनली जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन जो हमारा था वो जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म तक महदूद नहीं था, आपने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके और उसके बाद मजीद इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से आपने इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले, या इस इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को अगर देखें तो उसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स जो कि रिक्वायर होती हैं, जिसमें एक a है, एक b है और एक c है। तो आप जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी के अंदर से a वैल्यू भी सेपरेट करोगे, b भी सेपरेट करोगे और c भी सेपरेट करोगे। और आप सबको पता है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो आपका a के इक्वल होता है। अभी x स्क्वायर के लेफ्ट पे कोई कोएफिशिएंट नहीं नजर आ रहा, तो जाहिर सी बात है जब कुछ कोएफिशिएंट ना हो तो क्या कोएफिशिएंट होता है, 1 होता है। इट मींस कि a किसके इक्वल आ गया, 1 के। इसी तरह x का कोएफिशिएंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है। तो b x का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको, -10, माइनस मेंशन करना है, तो b किसके इक्वल आ गया, -10 के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल x यूज नहीं होता वो हमारी c के इक्वल होती है, तो वो आपको 21 नजर आ रही है, c किसके इक्वल आ गया, 21 के। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वो लिख लेते हैं। अब वेरिएबल x यूज हो रहा है, इट मींस के फार्मूला भी x के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इसमें हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू, इसका माइनस वैसे का वैसे रहेगा, और b इटसेल्फ किसके इक्वल है, -10 के, तो b की जगह क्या आ जाएगा, -10। एक तो फार्मूले का माइनस है ना वो वैसे का वैसे रहा, और b -10 है तो -10 उसका माइनस b, जो b का माइनस है वो भी एज इट इज उसके साथ आपने मेंशन करना है। प्लस माइनस आगे b का स्क्वायर है तो b किसके इक्वल है, -10 के, तो -10 का क्या आ गया, स्क्वायर। इसी तरह -4ac है, a किसके इक्वल है, 1 के, और c किसके इक्वल है, 21 के। इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, नीचे क्या है 2, और a किसके इक्वल है, 1 के। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, दैट इज माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, 10 प्लस में हो गया, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आपको पता है क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लेते हो, अगर वो नेगेटिव साइन के साथ है, यानी कि 10 के साथ क्या है, माइनस आ रहा है, अगर किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर लेते हो उसके साथ माइनस होता है तो वो स्क्वायर जब आप सॉल्व करते हो तो माइनस खत्म हो जाता है। वो कैसे खत्म होता है, जब भी आप किसी वैल्यू का स्क्वायर लेते हो उसको उसी से मल्टीप्लाई, जैसे 5 का स्क्वायर लिया तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह जब -10 का स्क्वायर लोगे तो आप -10 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 10 10 क्या आ जाएगा, 100। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, चूंकि स्क्वायर है तो वो माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट हो गया हुआ है, ठीक है। अब ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 84। 21 4 आर 84, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इनके ऊपर अंडर रूट आ रहा है और नीचे 2 1s आर, हमारे पास क्या आ गया, 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 10
प्लस माइनस 100 में से 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, नीचे क्या आ रहा है 2x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16। आपने स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, आप 16 आपको पता है किसका स्क्वायर है, 4 4 आर 16 होता है, इट मीन्स के 16 4 का स्क्वायर है, तो 4 का क्या ले लेंगे स्क्वायर, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, नीचे क्या आ गया 2। ये आपको पता है स्क्वायर रूट से क्या होता है कट जाता है, यानी कि 4 का स्क्वायर लिया और स्क्वायर रूट से कट गया, फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 10 प्लस माइनस 4/2। अब इस पूरी इक्वेशन को आप एक दफा, चूंकि 4 के साथ दो साइंस आ रही हैं, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, इस पूरी इक्वेशन को आप एक दफा +4 के साथ सॉल्व करोगे और एक दफा -4 के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास दो आंसर्स आएंगे एक्स के। इसमें मैं इसकी पॉइंट्स बना लेता हूं। तो पहले मैं सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को +4 के साथ, 10 + 4/2 और इस तरफ 10 - 4/2, चूंकि +4 के साथ दो साइंस थी, एक प्लस की एक माइनस की। 10 में 4 प्लस किया तो क्या आ गया 14/2, 2 7s are 14 कटिंग होगी तो एक तरफ हमारे पास आंसर आ गया 7, और इसी तरह 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, नीचे आ गया 2 2 3s are 6 और एक तरफ हमारे पास क्या आंसर आ गया 3। तो फाइनली हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बनता है, एक 7 और दूसरा आंसर 3, ये हमारे पास फाइनली इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 था, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि इसमें हमारे पास एक तो नया मेथड जो आपने 1.2 में शुरू किया, जिसमें आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हो, एक तो ये यूज हुआ है, और पीछे से हमारे पास जो इक्वेशन को हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, जो कि ऑलरेडी 1.1 में आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया है, तो वो तरीकाकार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी कि एक तो प्रीवियसली मेथड जो ऑलरेडी आपने इसको पढ़ लिया है वो इस्तेमाल हुआ है, और नेक्स्ट आपने इससे पिछले लेक्चर्स में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं उससे रिलेटेड आगे से मेथड यूज हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और ऑनवर्ड जितने भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें 9 और 10 यानी कि रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको करवाऊं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।